तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम इस बुक के साइंस वाले भाग से इकाई नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक मैंने इस इकाई के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 तक के सवालों को सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इस इकाई के प्रश्न संख्या 25 से आगे के सवालों को सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप भी AMU में कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप भी अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं इस एक्सरसाइज का 26वां सवाल स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ 26वां सवाल। यदि आप लोग के पास द कॉन्सेप्टम वाली बुक है तो इसको मैच कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास नहीं है तो केवल वो क्वेश्चन को समझ के भी आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और नहीं आ रहा तो मैं तो आपको अब पढ़ाने ही वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है, यदि एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण स्टूडेंट? अवतल दर्पण स्टूडेंट। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, कितनी बेटा? 28 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? पास में आ रही है। यानी इस टाइप के सवाल मैंने कल भी कराए थे आपको, यानी इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कराए थे। ठीक है, और ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन की तरह ही है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये 26 सवाल है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? देखिए, आपको एटॉमिक इसकी जो त्रिज्या है वो आपको रखिए, कितनी रखिए? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आपको रखिए 28 सेंटीमीटर। कितनी रखिए स्टूडेंट? 28 सेंटीमीटर। इस दर्पण की आपसे क्या पूछिए? फोकस दूरी पूछिए स्टूडेंट। क्या पूछिए? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है बेटा? दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात ये तो आपको पता है कि इसका हाफ कर दो और वही क्या निकल जाएगी? इस दर्पण की फोकस दूरी निकल जाएगी। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। कभी कभी फार्मूला भी आपको पूछ लिया जाता है। फोकस दूरी को ऐसे लिखते हैं जो इसने पूछा है, और ये होता है बेटा R/2। ठीक है, ये फार्मूला आप हाई स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे स्टूडेंट। देखिए, R का मान कितना? 28 है, और अपर में कितना आएगा? 2। इसको डिवाइड करो कितना आएगा स्टूडेंट? आपका 14 आ जाएगा। यानी F = कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। एक बात मैं आपको बता चलूँ बच्चों, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको वैसे ही पता है कि इसका हाफ कर देंगे, वही फोकस दूरी होगी स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। ठीक, अच्छा, अगर फोकस दूरी है तो आप क्या करेंगे? हाफ करेंगे। ठीक है, अगर आपसे फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है, फोकस दूरी दे रखी है और आपसे त्रिज्या पूछिए, क्या पूछिए बेटा? त्रिज्या पूछी है, तो आप वहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे फोकस दूरी की। बात समझ में आ रही है? यानी इसका सेकंड केस ये भी हो सकता है, अगर इसी फार्मूले से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, अगर इसी फार्मूले से अगर R का मान पूछ लिया जाए, क्या का मान पूछ लिया जाए? R का मान पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे R का मान? है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप से, तो ये R = कितना आ जाएगा? 2F हो जाएगा। कितना स्टूडेंट? ये 2F हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये बच्चों, अगर आपको त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी पूछी है, तो आप 2 से भाग करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फोकस दूरी दे रखी है ऑलरेडी इस टाइप से, ठीक है, बच में आ रही है, और आपसे त्रिज्या पूछिए, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे F की स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो अगर आ गई है तो आप लोगों से मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत का केवल इतना सफल आप दे दो कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर है आपका कितना आ रहा है? आपका ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर बेटा आपका है डी ऑप्शन इसका। ठीक है, बिल्कुल 26 का डी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन है वो सही नहीं, जो गलत है ऑप्शन मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो सही है मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसको अप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए करते हैं इसको सोल्व। पहले आप सवाल बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण स्टूडेंट। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं बता चलूँ कि उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। और समझ में आ रही है? उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, पहली बात तो उत्तल दर्पण के लिए आप बिल्कुल पक्का याद करें कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसे प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है, और वो सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक है, अब ये क्वालिटी इसके अंदर है तो वही ऑप्शन ठीक होगा। तो पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें इसके ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ 27वें का ऑप्शन। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है आभासी एवं छोटा। ठीक है, अब पहला हो गया आभासी एवं छोटा। दूसरा आपका आभासी एवं बड़ा, तो बड़ा तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया आप लोगों को। फिर होता है वास्तविक एवं छोटा, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनाते ही नहीं है उत्तल दर्पण, याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा क्या आपका वास्तविक एवं बड़ा। ठीक है, तो वास्तविक बार बार रिपीट हो रही बात, कोई फायदा नहीं हो रहा।
यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता अवतल दर्पण, कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटे बनाता है। ठीक है, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है 27 का, यानी उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा, आभासी एवं छोटा होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, और ये क्या होता है आपका, आभासी तथा छोटा होता है। बाकी जो इसके 3 ऑप्शन स्टैंड वो गलत है, उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसको आपको केवल नहीं याद करना है, जो आपका सही आंसर आपको वही याद करना है। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की जब बात आएगी प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यही केस अगर आप अवतल दर्पण के लिए पूछ ले आए बच्चों, तो आप याद रखना कि अवतल दर्पण, ठीक है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और वो उल्टा बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी भी है उसके लिए कि वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। वो स्थिति होती है जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं या ध्रुव से आगे रखते हैं, यानी सॉरी माफ कीजिए, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, फोकस पर। यही दर्पण के अगर फोकस पे वस्तु रखो या फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखो स्टूडेंट, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी। लेकिन जो ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है, एक स्थिति एक बल्कि 2 स्थिति ऐसी हैं कि अवतल दर्पण आपका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। वो कब बनाएगा, जब वस्तु आपकी फोकस पर रखी हो, ठीक है, या फिर आपके फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, जैसा कि मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया था स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 ये हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 देखिए ध्यान समझें। मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। कल भी मैंने कराया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्राइवर होता है, आप बाइक चलाते हैं, आपकी गाड़ी में तो शीशे लगे होते हैं, बात समझ में आ रही है, तो पीछे का जो साइड देखते हैं, पीछे वाली साइड दोनों शीशे के माध्यम से बैठते हैं, तो उनको वो कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, बात समझ में आ रही है। तो जिन लोगों ने कल मेरा वीडियो लेक्चर देखा था उनको तो बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। तो इसका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, 28 का हो जाएगा बेटा आपका उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। इसका 28 का सी ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। देखिए, प्रकाश की चाल महत्तम होती है कांच में, कांच मतलब शीशे में, पानी में, वायु में या निर्वात में। देखिए स्टैंड, मैं एक बात बता दूँ, देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रकाश की चाल महत्तम होती है, नंबर 1 कांच में, नंबर 2 पानी में, नंबर 3 वायु में और नंबर 4 है आपका निर्वात में। लेकिन निर्वात और वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात और वायु में सबसे ज़्यादा होती है, और वो दोनों के लिए मान सेम होता है। वो कौन सा होता है, देखिए मैंने आपको बताया भी था जब मैंने इस लेसन का बेसिक पढ़ा था स्टूडेंट, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था निर्वात या वायु में। लेकिन निर्वात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निर्वात या वायु में, ठीक है, निर्वात या वायु में, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल दोनों बराबर होती है। प्रकाश की चाल दोनों बराबर होती है, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती है। और यही देखिए बात समझ में आ रही है, ये क्या होती है, बिल्कुल दोनों बराबर होती है। और ये क्या होती है, ये सब प्रकाश की मैक्सिमम चाल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ऑप्शन में आपका प्रकाश वायु भी दे रखा है, निर्वात भी दे रखा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो इसमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, या तो वायु मिलेगा या निर्वात मिलेगा, बात समझिए। अब दूसरी बात कर लें, जो ऑप्शन उसका कांच दिया, तो कांच में तो प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है। कांच में कितनी होती है, कांच में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले दिन ही पढ़ाया था, इस लेसन के बेसिक पढ़ाया था आप लोग। कांच में जो चाल होती है बेटा, यानी प्रकाश की चाल को शीशे लिखते हैं स्टैंड, ठीक है, वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो आप देख पा रहे होंगे, इससे कम है एक, ये 3 × 10⁸ है, वो 2 × 10⁸ है। इस प्रकार जल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जल में जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, वो कितनी होती है, ये होती है 2.25 × 10⁻⁷ कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। जिन लोगों ने मेरा पहला बेसिक वाला लेक्चर देखा है तो इनके समझ में आ गया होगा। तो यानी सबसे ज़्यादा जो चाल होती है वो कहाँ होती है, निर्वात या वायु में होती है। लेकिन ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वायु भी दे रखा है, निर्वात भी दे रखा है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा कि दोनों ऑप्शन मिल जाए, फिर भी अगर मिल जाता है तो आप निर्वात आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्टैंड, निर्वात। हालांकि वैसे मिलेगा नहीं, 100% क्लियर है स्टैंड, ठीक है, लेकिन फिर भी मिल जाए तो आप निर्वात पे आंसर लगाएंगे, बात समझ में आ रही है। वायु ऑप्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि वायु के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी गैसों के कण होते हैं, ठीक है, उसमें प्रकाश टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, दोनों ऑप्शन ठीक है आपका, इसका जो सी और डी दोनों वायु, सी पे वायु है और डी पे निर्वात है, तो दोनों ऑप्शन राइट है। लेकिन फिर भी अगर आपको केस ऐसा मिल जाए एग्जाम में तो आप निर्वात को टिक करेंगे, वायु को टिक नहीं करेंगे। अदरवाइज ऐसा होगा नहीं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो वायु मिलेगा या फिर निर्वात मिलेगा,
ठीक है। तो सबसे अधिक चाल क्या में होती है, या तो निर्वात में होती है या वायु में होती है। उसकी मान भी मैंने आप लोगों को ये बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 29 की। देखिए स्टूडेंट 29 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया बच्चों, देखिए कहते हैं प्रकाश की चाल महत्तम का, ये कौन सा था 28, हाँ 29 तो था, ये 29 सवाल था कि निर्वात प्रकाश की चाल महत्तम किसमें होती है, अधिकतम कितनी, तो मैंने आपको बता दिया कि कायम होती है जो प्रकाश की चाल जो मैक्सिमम होती है निर्वात या वायु में होती है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 29 ही था। अब मैं 30वें को पढ़ूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 29 में ही आंसर था बेटा, क्या था उस 29 में का। अब क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा 30, यानी 30वां सवाल क्या है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए प्रकाश है, अब प्रकाश के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रकाश है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा, पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। मैं फिर राइट आंसर बताऊंगा, और ये मैंने आपको इस लेसन का बेसिक पढ़ाया था उस दिन भी बता दी थी ये बात, जिन लोगों ने नहीं देखा तो अभी ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है प्रकाश है, ये पूछा है। अब इस 4 ऑप्शन क्या है, देखिए पहला मैं पढ़ रहा हूँ, एक प्रकार की ऊर्जा है, दूसरा है एक प्रकार की विद्युत धारा है, ठीक है, एक प्रकार का विक्षोभ है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले विद्युत में लेक्चर पढ़ाया था, तो प्रकाश क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। प्रकाश से ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित मतलब दूसरी हमारी आंखों को वस्तु को दिखाने का प्रयास करती है। यानी अगर कहीं अगर प्रकाश नहीं, अंधेरा है तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा तो वह हमारी आंखों क्या कर देगा, संवेदित कर देगा, यानी हमारी आंखों को सूचना दे देगा कि ठीक है कि अगर आप कोई वस्तु देख पा रहे हैं, मतलब कोई आप, मैं फिर से बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए प्रकाश क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। क्यों, ये डेफिनेशन आपको पढ़ाई है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित मतलब किसी दूसरी वस्तु को दिखाने में प्रयास करती है स्टूडेंट, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा हट कर समझें तो आपने नाम सुना होगा धूप लाइट का, धूप लाइट, ठीक है, जो सोलर सेल वाली बात में बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, वो जो धूप लाइट होती है वो दिन में चार्ज होती है, ठीक है, चार्ज होने के बाद वो रात को जलती है, तो एनर्जी तो मिल जाती है उससे, बात समझ में आ रही है। तो प्रकाश का एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो इसका जो ऑप्शन ए ठीक है, 30वें का ए ठीक हो जाएगा कि प्रकाश का बेटा एक ऊर्जा है। क्या है स्टूडेंट, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, इसको याद रखना बेटा। अच्छा सवाल था स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्या है, समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए होता है क्योंकि यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए समतल दर्पण जिसमें हम तुम चेहरा देखते हैं, जिसमें हम तुम चेहरा देखते हैं, ठीक है। अब इसने ये कहा कि समतल दर्पण का यूज चेहरा देखने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या रीजन है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो समतल दर्पण का जो यूज करते हैं हम चेहरा देखने के लिए, ठीक है, उसका कारण क्या होता है। सबसे पहली बात तो क्या होता है, वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है बेटा, सीधा। अगर आप शीशे के सामने सीधे खड़े तो आपका सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा, बात समझ में आ रही है। तो देखिए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, आभासी, सीधा और समान आकार का, ठीक है। अब देखिए बाकी 3 ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसे पहले ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है। जो समतल दर्पण होता है जिसमें तुम चेहरा देखते हैं वो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक है, और क्या बनाता है, वो वस्तु के आकार का बनाता है। ये वस्तु के आकार वाला टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। अगर आपकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, माफ कीजिए 10 सेंटीमीटर तो कुछ बहुत छोटे हो गया, ठीक है। अगर आपकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक है। अच्छा अब आप उसकी समतल दर्पण के सामने खड़े पड़ेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो बिल्कुल आपके साइज के बनाएगा, ठीक है। आपका जो प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल 5 मीटर का ही बनेगा, ठीक है। तो यानी समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु के समान आकार का बनाता है, ठीक है। तो ये जो आपका 31वां था, 31वें सवाल का आपका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि समतल दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है। यही रीजन है कि हम इस चेहरा देखने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, यानी समतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपका पढ़ा हुआ सवाल है, मैं केवल पढ़ूंगा और आप आंसर दे देंगे। देखिए क्वेश्चन 32 क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के बेटा 2 नियम है, बात समझ में आ रही है। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बात समझ में आ रही है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यानी आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या परावर्तन कोण है। और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, बात समझ में आ रही है। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, लिखवाने थोड़े नहीं आएगा, आपको तो ऑप्शन टिक करना होगा। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा, 2 नियम होते हैं, जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या 33, ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 33 परावर्तन के नियम से निर्धारित नंबर क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन तो परावर्तन में होता ही नहीं है, अपवर्तन दूसरी घटना है जिसका नेक्स्ट लेसन आएगा वो उसमें अपवर्तन आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है,
ठीक है। आपतन कोण, विचलन कोण, ये भी बिल्कुल गलत है। विचलन कोण भी हम उसमें अपवर्तन भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना टॉपिक तो परावर्तन चल रहा है ना, तो अपवर्तन तो मतलब ही नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन ठीक है, यानी आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यही जो यानी 33वें का क्वेश्चन नंबर 33वें का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है समझ लेते हैं। देखिए स्टैंड इसमें कहा गया उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी वक्रता त्रिज्या आपको रखी है 32 सेंटीमीटर, कितने रखी है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 32/2 हो जाएगी, ठीक है। 32/2 का मतलब कितना हो गया 16 हो जाएगी। बिल्कुल आसान सवाल स्टैंड, ठीक है। ये देखिए स्टैंड, ठीक है। तो जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 32 सेंटीमीटर होगी, कितनी 32 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उम्मीद करता हूँ मेरे तक क्वेश्चन में आ गई होगी। और ये 34वें का आपका 34वें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट स्टैंड, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यानी क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं स्टैंड। क्या 35 क्वेश्चन है, ठीक है। 35 जो है बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैंने कल आपको 7वां सवाल कराया था बच्चों, 7वां सवाल कराया था, ठीक है। सेम उसी की सवाल है, उसको दोबारा रिपीट कर दिया गया। मैं फिर करा के दिखा देता हूँ। किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतितकरण के लिए, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, बात को समझे, मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है, ये लेप लगा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कोई किरण क्या आ रही है, बिल्कुल लंबवत आ रही है, लंबवत मतलब ये किरण आ रही है इस टाइप से, ठीक है। मैं थोड़ा इसको और सीधा कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सीधा हो जाए ये, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ये आ गई, ठीक है स्टैंड, ये ठीक है। अब ये इस टाइप से आ रही है, ये क्या बेटा आपतितकरण, और याद रखना लंबवत आ रही है। कैसे बेटा लंबवत, लंबवत का मीनिंग क्या है, लंबवत का मीनिंग ये है कि आपके दर्पण के साथ कितने अंश कोण बना रही है 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है, 90 अंश का कोण बना रही है। ये इसके आने की दिशा है स्टैंड, ठीक है, यानी अभिलंब की डायरेक्शन में आ रही है। अब मैंने आपको बताया था जिस दिन इसका बेसिक पढ़ाया था, जो किरण दर्पण पर अविलंबत आती है तो जिस मार्ग से आती है वो उसी मार्ग से वापस जाती है। बात समझ में आ रही है, ये आने की दिशा और ये जाने की दिशा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो किरण आ रही है लंबवत आ रही है, लंबवत के केस में कहता है किरण जाएगी वो बिल्कुल अभिलंब की डायरेक्शन में आएगी। किस मार्ग बेटा अभिलंब की डायरेक्शन में आएगी, तो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यानी कहने का मतलब है इस केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही शून्य होंगे। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों ही क्या है अभिलंब की दिशा में स्टैंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस केस में क्या होता है बेटा, आपका आर यानी मान लीजिए पहले आई को लिख देता हूँ, आई यानी आपतन कोण और आर यानी आपका अपवर्तन कोण, दोनों कितने होते हैं, परावर्तन कोण सॉरी, वही कितने होते हैं, दोनों ही शून्य होते हैं, ठीक है स्टैंड। मित्र मेरा आपको समझिए। लेकिन अगर आपसे पूछे दर्पण के साथ कितने अंश से कोण बनाएगी, दर्पण के साथ, तो दर्पण के साथ कितना बनाएगी बेटा, वो 90 अंश से कोण बनाएगी, ठीक है, क्योंकि लंबवत आती है तो दर्पण के साथ तो 90 अंश से कोण बनाएगी। लेकिन आप अगर बात करते हैं आपतन कोण अपवर्तन कोण की, तो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। यानी अविलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं है, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोई कोण नहीं है, अर्थात यहाँ पे आई और आर के मान 0 होंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 35वें का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 35 था, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिसमें इन्होंने 0 दिया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। देखिए आवर्धन की इकाई, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। बात समझ में आ रही है। तो प्रतिबिंब की लंबाई का यानी देखिए आवर्धन का सूत्र होता है, ठीक है, यानी m बराबर पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं I/O पढ़ते हैं, ठीक है, I/O पढ़ते हैं। I क्या प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या वस्तु की लंबाई। तो ठीक है, अगर प्रतिबिंब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, मैं ऐसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है। और ये कितना मान लीजिए वस्तु भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। तो सेंटीमीटर कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी देखिए आवर्धन, ये जो आवर्धन होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 36वें का, ये क्वेश्चन नंबर 36वें के लिए मैं बता रहा था कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, और नहीं होने के लिए इसका जो ऑप्शन दिया है इन्होंने आपको डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्या दिया है इन्होंने, डी ऑप्शन, यानी कोई नहीं। बाकी में यूनिट दे रखे मीटर सेंटीमीटर या मीटर इनवर्स, कुछ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फार्मूला को आप देखो, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मान लो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का, वस्तु 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट गया, 5 से 5 कट गया, बस समझ में आ रही। तो मीटर तो इसका मात्रक तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपका अंक से अंक कटा तो मात्रक से मात्रक कट गया। बस समझ में आ रही है, खूब समझ में आई मेरी बात। तो फ्रेशली आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बन का कोई मात्रक नहीं होगा, इसके आगे हम कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मात्रक से मात्रक कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, ये 36 था, अब आप चलते हैं 37 सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए इसमें कहा है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है।
तो ये तो आप पहले से ही पढ़ते हैं, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा है कि सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या होती है बेटा कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। तो देखिए 37वें का तो वैसे ही आप बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है ये, ठीक है। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है बेटा। कितनी होती है? और ये कौन से ऑप्शन पर दिया आप लोगों को? ये ऑप्शन नंबर आपको दिया है बेटा बी ऑप्शन पर, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 की ये कहा गया है, वक्रता केंद्र सी पर वस्तु को रखने पर दर्पण में वस्तु के बराबर आकृति का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा? देखिए बिल्कुल ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 उसी के जैसा है। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है उसकी वो किसकी तरह है? वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम 21 की तरह है स्टूडेंट, ठीक है। इसका मैंने कल किरण आरेख खींचकर भी आपको समझाया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण आता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको फिर तो क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि वक्रता केंद्र सी है किसी दर्पण का, पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है। रखने पर दर्पण में वस्तु के बराबर, यानी जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इसका किरण आरेख खींचकर मैंने कल आपको समझाया था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, यानी 39। कोई वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के मध्य रखी है, ठीक है। यानी कोई वस्तु है, यानी मान लीजिए मैं आपको दर्पण बना करके दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण है। अब इसमें कोई मान लीजिए इसकी क्या ये मुख्य अक्ष है, क्या ये मुख्य अक्ष, और ये इसका क्या ध्रुव है? मान लीजिए इसका फोकस है, ध्रुव को पी से लिखते हैं, फोकस को एफ से लिखते हैं, इसे वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु रखी है आपके पास फोकस, दर्पण और फोकस के मध्य। दर्पण और फोकस, तो दर्पण तो ये है, फोकस ये है, इनके बीच में जब वस्तु रखी जाएगी, इनके बीच में जब वस्तु रखी जाएगी बेटा, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है दर्पण के इस ओर, दर्पण के इस ओर बनेगा, और वो बनता कैसा? वास्तविक बनता है, सॉरी माफ कीजिए, वास्तविक नहीं, आभासी और सीधा बनता है। यही वो केस है, इस बात को नोट कर लो कि अवतल दर्पण वैसे तो हमेशा वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये स्थिति ऐसी स्थिति है कि अवतल दर्पण आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अब इन्होंने क्या ऑप्शन कहा है? वास्तविक उल्टा बिल्कुल गलत हो जाएगा, आभासी उल्टा बिल्कुल गलत हो जाएगा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो आपका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस केस में यानी जब दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी हो? दर्पण के बीच में और फोकस के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है, और वो आभासी बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है। बात समझ में आ रही है? इस केस को अच्छे तरीके से याद कर लें। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इस केस में जब वस्तु दर्पण के बीच में और फोकस के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक आभासी सीधा, और क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका याद रखें, ऑप्शन बिल्कुल आपका सी ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 40वां, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है आपका? जो होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। बात समझ में आता है? वास्तविक की बात नहीं कर रहे हैं, काल्पनिक की बात कर रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो 40वें का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40वें का बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें लिखा है सीधा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब यानी हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब लिया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण हमेशा वास्तविक कह दो या काल्पनिक कह दो, ठीक है, हमेशा काल्पनिक और सीधा, आभासी या सीधा, बात समझे? यानी बुक में कहीं काल्पनिक लिख दिया है, कहीं आभासी लिख दिया है, तो काल्पनिक आभासी का मतलब एक ही बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो उत्तल दर्पण आपका याद रखना काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर इसको पलट के बोलूँ तो आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वो वस्तु से छोटा बनाता है। तो पढ़ते हैं देखिए ऑप्शन के लिए, इनमें कहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर ठीक है, पहले ऑप्शन ठीक है। बाकी पढ़कर सुना देता है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी बनाता ही नहीं उत्तल दर्पण, ठीक है। काल्पनिक और उल्टा, तो उल्टा तो काल्पनिक प्रतिबिंब कभी उल्टा होता ही नहीं, वो सीधा होता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा तो कौन बनाता है? वो अवतल दर्पण बनाता है। पूछा है उत्तल के लिए, बात समझ में आ रही है? तो उत्तल दर्पण जो द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बच्चों, हमेशा कहता है काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा, या काल्पनिक की जगह यहाँ आभासी लिख कर आ जाता है आभासी और सीधा, तो फिर वो भी आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा स्टूडेंट, तो इसका याद रखना। तो ये आपका सवाल नंबर 41 है स्टूडेंट, कितना? 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, काल्पनिक और सीधा स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी
42 की, क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए हमसे क्या कहा क्वेश्चन नंबर 42 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टे होते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको रिपीट कर रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो याद रखना 42वें का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं बेटे, आपके उल्टे होते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42वें का वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बेटा, उल्टा होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 43 में ये देखा, देखिए एक दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, एक दर्पण की आपको क्या रखी है बेटा, फोकस दूरी दे रखी है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसमें आपकी बार के पूछा से त्रिज्या पूछिए, दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी, बिल्कुल आसान सवाल है। यानी आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 43 करके दिखा रहा हूँ मैं। 43 क्या है, देखिए आपको दिया है आपसे की फोकस दूरी की, देखिए फोकस दूरी कितने रखी है बेटा, आपको 10 सेंटीमीटर। कितने रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों, तो आपसे पूछा गया है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बकायदा त्रिज्या, यानी आपसे आर पूछा है। क्या पूछा है, आर पूछा है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर बच्चों होता है कितना होता है, 2 गुणा एफ। ये अभी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करा दी, एफ को मान लीजिए 10, दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अच्छे सॉरी आर, तो बकायदा त्रिज्या कितनी है बच्चों आपकी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी जो बकायदा त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा बेटा आपका 20, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 44 की, यानी 44वां सवाल देखते हैं स्टूडेंट। 44वां सवाल क्या सवाल है, देखिए लगा रहे हैं। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रख दिया जाए, ठीक है। समझे बात को मेरी, देखिए इसमें कहा गया है कि अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, मैं साफ कर अवतल दर्पण बनाया था, सामने वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये देखिए मैं आपको रख कर दिखा रहा हूँ वस्तु के लिए कहाँ बोल रहा है ये, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है, 44 ये आपका देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए आपका मैंने इस पर लेप लगा दिया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ठीक है। ये मान लीजिए इसका फोकस है, और मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है, यानी सी है, ठीक है। अब इन्होंने जो कहा है, हमसे ये कहा है कि वस्तु को जो रखा है इन्होंने कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रख दिया जाए, ठीक है। वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि इसके बीच में यानी सी के बीच में पी के बीच में वस्तु को रखा है। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखा है। वस्तु के लिए आवर्धन होगा, आवर्धन क्या होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, 1 से अधिक होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होगा, ठीक है। तो इसके याद रख लें, बी आवर्धन निकालेंगे कैसे, ठीक है। आवर्धन कहता है वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना हमेशा क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, 1 से अधिक होगा। अच्छा 0.1 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 से बनकर बिल्कुल नहीं होगा, 1 बिल्कुल नहीं होगा। 1 किसके लिए होता है, 1 समतल दर्पण के लिए होता है। बस हमें कल मैंने आपको पढ़ाया था, प्लस का 1 किसके लिए होता है, समतल दर्पण के लिए होता है। लेकिन ये दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है, तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा, जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और केंद्र के बीच में हो स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, 45 की बात करते हैं। देखिए 45 थोड़ा समझने का सवाल है, अच्छा सवाल है 45। देखिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या गया है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सवाल को। गोलीय दर्पण के लिए U, V और F में संबंध, एक देखिए फार्मूला पढ़ते हैं हम स्टूडेंट, 1/F बराबर पढ़ते हैं हम 1/B प्लस के 1/U। दर्पण के लिए फार्मूला पढ़ते हैं, लेंस के लिए क्या होता है, माइनस होता है, लेंस के लिए माइनस होता है, लेकिन दर्पण के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब इसमें F का मान निकाला है, तो कैसे निकाला देखो समझो, पहले समझो, देखो पहले इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगो बच्चों, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा आपका U, इसी क्रॉस गुणा कर दो, ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा प्लस का आपका V, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ से ऐप का जब मान निकालूंगा तो इसको उल्टा कर दूंगा, जब मैं इसको ऊपर लिखूंगा यानी ऐप को मैं ऊपर लिखूंगा तो ये वाली ऊपर पहुंच जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका V और ये U हो जाएगा, और ये U प्लस के कितना हो जाएगा, ये V हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन होगा 45वें का क्या आंसर है, ये देखिए जैसे इसमें जाओ क्वेश्चन नंबर 45 में ये है U × B, U + V, तो ये उसका बेटा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी किसी दर्पण की फोकस दूरी F, प्रतिबिंब की दूरी V और आपकी वस्तु की दूरी में U में जो संबंध होता है वो ये होता है, ठीक है। और सिंपली बोलें तो रिलेशन का ये होता है, जिससे आपने काफ़ी बार न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होगा इस सूत्र को लगा करके, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 क्या देखिए, इसमें कहा गया है बच्चों,
एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसका अर्थ बताइए। देखिए आवर्धन ऋणात्मक वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखना बहुत अच्छा सवाल है। आवर्धन ऋणात्मक या धनात्मक दो प्रकार का होता है। तो याद रखना वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, और आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसने ये कहा है कि प्रतिबिंब क्या है, ऋणात्मक है। तो इन्हें कहा प्रतिबिंब कैसा होगा, सॉरी आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आवर्धन आपका ऋणात्मक होता है, यानी m का मान आपका क्या आता है, निगेटिव आता है। क्या आता है बेटा, आपका निगेटिव होगा m का मान। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। बात समझ में आ रही है। तो यही सवाल है 46वां। प्रतिबिंब उन्होंने क्या, वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। यानी आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, यानी माइनस के साथ है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर इसी चीज़ को वो कहता है कि आवर्धन धनात्मक है, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, आभासी और सीधा, या काल्पनिक और सीधा, ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस वाले ऑप्शन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 का सी ऑप्शन ठीक होगा। अगर आपका आवर्धन ऋणात्मक है, यानी माइनस के साथ है, ठीक है, माइनस के साथ है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ और 48 को हम सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें बेटा। और आप भी AMU की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, अगर अच्छी तैयारी चाहते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या देखिए, मैं लगा रहा हूँ आपके लिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में दो बातें फिक्स हैं, एक तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48वें का ए, उत्तल दर्पण क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और आभासी कह दूँ या काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक से एक ही बात, या तो आभासी मिलेगा क्वेश्चन में या आपको काल्पनिक मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना इसका 48 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बात करते हैं 49 की। 49 क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, ठीक है, एवं बक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, बिल्कुल जो कल मैंने कराया था, अब क्वेश्चन नंबर 24 उसका 24 की तरह बिल्कुल रिपीट सवाल है। यानी फोकस दूरी और आपका बक्रता त्रिज्या में रिलेशन जो होता है वो पूछा है। आपने काफ़ी बार पढ़ा है कि आर कितना होता है, R/2 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल भी पढ़ाया था मैंने इस टाइप से, बस लैंग्वेज से तुम्हारा कन्फ्यूज करा, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। फोकस दूरी F और बक्रता त्रिज्या का संबंध होता है F = R/2 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा 49 का। और 49 का ये आपका सी ऑप्शन है बेटा। कौन सा ऑप्शन है, सी। फोकस दूरी और बक्रता त्रिज्या का ये संबंध होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो जाए स्टूडेंट, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है बेटा, सीधा। तो समतल होता है, समतल, और एक कंडीशन हमें उत्तल के लिए बताता है, उत्तल भी हमेशा सीधे ही बनाता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। या तो दर्पण आपका समतल होगा या फिर आपका दर्पण उत्तल होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर आप कहीं भी खड़े, आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा, दर्पण कैसा होगा, दर्पण आपका होगा या तो समतल होगा या आपका उत्तल होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 50वें का। 50वें का बेटा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट होगा। 50वां क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप दर्पण के सामने कहीं भी खड़े हैं और आपका दर्पण कैसा है, आपका हमेशा सीधा दिख रहा है, तो दर्पण कौन सा होगा, या तो समतल होगा या फिर आपका उत्तल होगा, ठीक है। क्योंकि समतल दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसका जो परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, ठीक है, वो दोनों की कंडीशन क्या, दोनों दर्पण क्या होते हैं, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस आगे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।